वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। सवाल ये पैदा होता है कि हम में से किसको डायबिटीज़ है, कौन डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है और कौन डायबिटीज़ से बहुत दूर है अभी। उसके लिए जो मेडिकल जो फील्ड है, हमारी जो मेडिकल नॉलेज है, उसकी बेसिस पे कुछ टेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर को हम टेस्ट करते हैं। दो टेस्ट होते हैं, एक हम फास्टिंग कहते हैं, नहार मुँह जिसको कहते हैं, जिसमें 10 घंटे का वक्फा होता है खाने और पीने का। दूसरा टेस्ट होता है खाने के 2 घंटे के बाद, जिसको हम रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कहते हैं। उस हवाले से बताया गया ब्रेक पे जाने से पहले कि अगर एक नॉर्मल इंसान की ब्लड शुगर फास्टिंग जो है वो 100 से कम होनी चाहिए और जो रैंडम ब्लड शुगर है जो 2 घंटे के बाद करते हैं वो 140 से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर नहारमू ब्लड शुगर यानी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा है और 2 दफ़ा है 126, तो वो डायबिटिक है कंफर्म। या अगर किसी की 200 से ज़्यादा है रैंडम में नाश्ते के या खाने के 2 घंटे के बाद और वो 2 दफ़ा से ज़्यादा है, तो वो कंफर्म डायबिटीज़ है। ये हमने बात की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 100 और 126 के दरमियान अगर है या ये फास्टिंग या 140 और 200 के दरमियान है, तो डॉक्टर ज़मान शेख, प्रोफेसर ऑफ डायबिटोलॉजी एंड मेडिसिन, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मेरा सवाल था कि क्या डायबिटीज़ होने से वो बच सकते हैं नहीं। लेकिन एक कॉलर हैं सर, आपकी इजाज़त है दोबारा। लाहौर से सारा हैं, जिनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। सारा वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। सारा, आपको आवाज़ आ रही है अब? हाँ जी, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको आ रही है? जी अब आ रही है। जनाब, आपका सवाल क्या था? अच्छा, मेरा सवाल यही था, जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी वो शुगर टेस्ट करवाई थी तो 108 आई थी। 108 ये फास्टिंग रैंडम 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 थी। उसके बाद यानी इससे मुझे डायरिया था। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर डाइट वगैरह खाई है, मैं ठीक हो गई हूँ। उसके बाद जब मैंने दोबारा फास्टिंग की चेक करवाई है सेकंड टाइम, तो मेरी 113 आई है, 113 यानी मैंने टैंक जूस वगैरह रात में पिया था। उसके बाद सुबह टाइम में करवाई तो 113 आई। उसके बाद मैंने दूध सोडा पिया है। उसके बाद मैं काफी वरीड थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा तुम भी चेक करवाओ डायबिटीज। तो फिर मैंने अगेन फास्टिंग के बाद ब्रेकफास्ट की चेक, आफ्टर ब्रेकफास्ट चेक करवाई तो मेरी फिर आई 139। ठीक है डॉक्टर साहब, 113 फास्टिंग में एक दफ़ा आई इनकी और रैंडम में 139 आई है, और उससे पहले एक दफ़ा रैंडम में 108 आई थी। जी कोई सवाल है आपका? नहीं, सवाल नहीं है, बस जवाब है। ठीक है सारा, अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। अच्छा, देखिए ये इस तरह की जो आती है ना कि कभी रीडिंग बॉर्डर लाइन पे आ गई, कभी परफेक्ट नॉर्मल आ गई, उसके लिए एक प्रोटोकॉल है हमारे पास। देखिए ना, ये किसी को लेबल कर देना, अब ये डाउटफुल है कि मुझे शुगर है या नहीं है। अगर है तो बहुत डेंजरस बीमारी, सबको पता है कि है। अगर नहीं है तो बिल्कुल ख़तरे से बाहर हैं। तो एक हमारा प्रोटोकॉल है बहुत ही सिंपल कि ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आप 5 दिन नॉर्मल खाना खाएं, यानी परहेज न करें, सख्त परहेज जैसे जो आमतौर पे शुरू कर देते हैं शुगर के नॉर्मल खाने को भी आप डिफाइन कर दें ज़रा। जी हाँ, नॉर्मल वही है जो इस यानी जो इन टेस्ट से पहले जो आप खाते थे ना रूटीन में, वो नॉर्मल है। आप वही खाते रहें, परहेज न करें। ठीक है। और बहुत ज़्यादा बदपरहेजी भी न करें। ठीक है। मगर मीठा कुछ न कुछ ज़रूर खाएं। ठीक है। 5 दिन नॉर्मल डाइट लेके जो आप प्रीवियसली खाते रहते थे बगैर परहेज के, फिर आप 3 टेस्ट कराइए और 100% कन्फर्म हो जाएगा कि आप नॉर्मल हैं, प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, कितनी पुरानी शुगर है, हर चीज़ का पता चल जाएगा। एक फास्टिंग ब्लड शुगर, एक नाश्ते की 2 घंटे वाली, यानी जो आम ब्रेकफास्ट करके आप 2 घंटे के बाद चले जाएं। और तीसरी एक टेस्ट है HbA1c, जिसका दूसरा नाम है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये दुनिया की वाहिद टेस्ट है जो माजी का हाल बताती है, यानी 3 महीने जो गुजर गए उसमें एवरेज ब्लड शुगर क्या थी वो उसका हाल बताती है, जो 6.5% से कम होना चाहिए। ठीक है। तो फास्टिंग 100 से कम होनी चाहिए उस सूरत में। और जिस तरह हमने पहले, बल्कि आपने तफसील से बताया कि 140 से कम होनी चाहिए नाश्ते के 2 घंटे के बाद, और HbA1c 6.5% से कम होना चाहिए, तो आप नॉर्मल हैं। ठीक है सर, एक कॉल है, उसके बाद फिर मजीद कंटिन्यू करते हैं। अब्दुल जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल जब्बार साहब, आई एम वेरी सॉरी, आप बहुत ऐसे लाइन पे थे। एनीवेज डॉक्टर साहब, आप ये बताइए जो बीच में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जिसको आपने कहा प्री डायबिटिक, जी क्या डायबिटीज़ होने से बचाव है इसमें? बचाव है, यही स्टेज है कि बचाव है। एक दफ़ा आप फुल ब्लोन डायबिटिक हो गए, फिर रिवर्स नहीं हो सकते आप। क्यों? तो
क्योंकि वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना डिस्टर्ब हो जाता है, यानी बीटा सेल जो पेनक्रियाज के हैं वो इतने डैमेज हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आना मुश्किल है उसमें। मगर ये प्री डायबिटिक स्टेज है, देखिए ना, डायबिटीज़ बिल्कुल एक तो नॉर्मल होता है, फिर प्री एक स्टेज आती है कॉम्प्लिकेशन से पहले या डायग्नोस से पहले, फिर फुल आती है। इस तरह मैं और भी बताऊंगा कि गुर्दे का भी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो भी इस तरह होती है कि अगर आपकी एल्ब्यूमिन यूरिन में एक हद से कम आती है तो रिवर्सिबल है, यानी गुर्दे डैमेज होने से बच सकते हैं। उससे ज़्यादा हो तो फिर यानी किडनी फेल्यूर या गुर्दे की जो डैमेज है वो परमानेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टेज है, और दो तरीके से हम बचा सकते हैं इसको। एक तो लाइफ स्टाइल चेंजेस, और दूसरा कुछ टेबलेट्स है जिनके नाम लेना मुनासिब नहीं है, मगर कुछ टेबलेट्स हैं पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, वो अगर हम खिलाएं तो वो वापस आ सकती है। मगर उससे भी ज़्यादा जो लाइफ स्टाइल का मैंने जिक्र किया, वो ये लाइफ स्टाइल आप तफसील से बताइए आज, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कश्मीर से हमारे एक बहुत रेगुलर कॉलर हैं अब्दुल गफूर साहब, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है जनाब। जनाब मेरा एक सवाल है, मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है माशाल्लाह। उसका हमने पिछले दिनों ये डायबिटीज़ चेक कराई तो रैंडम में 174 आया, ठीक है, और यूरिन जो यूरिक एसिड है वो 8.0 आया। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा फास्टिंग कराओ, तो फास्टिंग में 126 आया। उसके बाद फिर यूरिन कराया, शुगर यूरिन में नील है। दूसरी एक लेबोरेटरी से करवाया रैंडम, तो 133 आया। ये 133 फास्टिंग की बात कर रहे हैं या रैंडम की? रैंडम है सर, रैंडम है, 133। ओके। और यूरिक एसिड 6.0। उनको कोई अलामत है, कोई तकलीफ है? टांगों में दर्द रहता है। वजन में कोई कमी? वजन में तो मुझे तो कमी महसूस। पेशाब की ज्यादती, प्यास ज़्यादा लगना? प्यास ज़्यादा लगती है उसको, प्यास ज़्यादा लगती है। सर में दर्द रहता है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे? जी, नॉट नेसेसरी। ठीक है जी, एक्चुअली जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब ये बताइए, ये इस वक्त प्री डायबिटिक स्टेज पे इसमें है। एक सवाल मैं आपसे कहना भूल गया कि अलामतें डायबिटीज़ की जो आपने बताया है सारे, क्या इसके साथ साथ अलामतें भी हो सकती हैं? नहीं, यही बात मैं एम्फेसाइज करने वाला था कि ये टाइप 2 की पेशेंट हैं। ये जो इनके बेटे हैं, एक तो 40 साल उम्र है और बड़ी स्लोली प्रोग्रेस हुई है ना, तो ये टाइप 2 है टिपिकल। इनका वज़न भी ज़्यादा होगा, वो अगर पूछते तो यही जवाब देते। और टाइप 1 इसके बरक्स दुबले आदमियों में होती है और उनकी उम्र कम होती है। तो टाइप 2 में अलामत जो हैं वो छुपी रहती हैं जिस्म में, इतनी स्लो प्रोग्रेस करती हैं कि मरीज को पता नहीं चलता। कितने अरसे तक छुप सकती हैं? 4-5 साल तक छुप सकती हैं, मरीज को पता नहीं होता। इत्तफाकन अगर इंश्योरेंस के वक्त कराते वक्त या सर्जरी कराते वक्त या ऐसे ही शौकिया कभी कोई टेस्ट करा लेता है, उनको फर्स्ट टाइम पता चलता है कि मुझे शुगर है, कोई अलामत नहीं होती। तो जब भी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, जब भी वज़न ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर हो, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो, तो अपनी शुगर 6-6 महीने में लाजमन चेक करानी चाहिए ताकि शुरू से उसको। अब इनके बेटे का आपको क्या मामला लग रहा है? इनके बेटे को प्री डायबिटिक है और इनको चाहिए कि HbA1c कराएं। इससे पता चलेगा कि कितनी पुरानी डायबिटीज़ है और किस स्टेज पे है। और जिस तरह पहले मैंने बताया कि 6.5% से अगर नॉर्मल है तो कम होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल आपसे ये कि अगर डायबिटीज़ की अलामतें हों तो वो क्या अलामतें होती हैं? लेकिन इससे पहले एक और कॉलर हैं अब्दुल जब्बार साहब, जिनकी कॉल 2 दफ़ा ड्रॉप हो चुकी है। अब्दुल जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर मेरा सवाल डायबिटीज के बारे नहीं था, एंडोक्राइन के बारे में था। डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फायदा लेते हुए। जी जी सर एक पेशेंट था, उसका 41 kg वेट है और उसकी एज तकरीबन 24 ईयर्स है। वो मतलब बिल्कुल फुल खाना वगैरह खाते नहीं है, लेकिन बिल्कुल बड़ा दिन ब दिन कमजोर लगा है। ठीक है, तो उसका थायराइड T3 जो थी उसका था 1.37। क्या चीज़? T3 थायराइड, जी जी, थायराइड का हाइपर का केस लग रहा है ये तो मुझे। जी T3 1.37 और T4 जो था वो 12.16। और TSH TSH कितना है? TSH 0.81। 0.81।
तो ये हाइपरथायराइडिज्म की तरफ जा रहे हैं या अभी नॉर्मल है? ये डॉक्टर से ये पूछना है। अच्छा, इस ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अच्छा साहब। कोई सिम्टम है, अलामत ये डिटेल में नहीं बताई कोई कह रहे हैं वजन की कमी है। वज़न की कमी है ना। अच्छा देखिए, ये मैं थोड़ा सा बात बताऊं, ये जो आपने बताया ये तो तकरीबन नॉर्मल रेंज में आता है, मगर T3 थोड़ा सा हाई साइड पे है, TSH लो साइड पे है, तो थोड़ी टेंडेंसी है हाइपरथायराइड। जी हाँ। और अगर सिम्टम है इसकी कि वज़न कम हो रहा है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यानी एपिटाइट बेहतर है, खाना फुल खा रहा है, उसके बावजूद वज़न कम हो रहा है, तो ये हो सकता है कि हाइपरथायराइड हो। तो इनको चाहिए कि बेहतर है कि किसी डॉक्टर से मशवरा करें और किसी अच्छे से लेबॉरेटरी से ये टेस्ट रिपीट करवा लें। एक और कॉलर है हमारे, बहुत रेगुलर कॉलर हैं, नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी नसीम साहब, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। नसीम साहब मौजूद हैं लाइन पे? हाँ जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, ये पूछना है आपसे, एक तो ये सवाल है कि डायबिटीज में मौरूसियत को कितना दखल है? क्या डीएनए में प्रोग्राम हो जाता है कि ये होनी है कि शख्स को एक उम्र आएगी और हो जानी है? ठीक है, मैं अभी पूछ लेते हैं जनाब। और कुछ? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइए, अलामतों की बात हो रही थी, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो अलामत आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन हो, 4-5 साल तक वो छुपी भी रह सकती है, स्पेशली टाइप 2 में। लेकिन अभी आप टाइप 1 टाइप 2 का डिफरेंस और भी बताएंगे। तो अगर अलामतें हैं तो क्या क्या अलामतें होती हैं? अलामत देखिए ना, जो पहला सिम्टम होता है वो पॉलीयूरिया होता है, यानी यूरिन ज़्यादा पास होता है, और रात को भी उठ के मरीज़ यूरिन पास करने जाता है, और जितना यूरिन ज़्यादा आएगा तो प्यास ज़्यादा लगेगी, तो पानी ज़्यादा पीता है, और चूँकि एनर्जी ग्लूकोज की शक्ल में ज़ाया होती रहती है तो भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है। तो 3 बेसिक अलामतें हैं जिसको हम पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया कहते हैं, कि भूख ज़्यादा, प्यास ज़्यादा, यूरिन ज़्यादा आना। उसके अलावा कमज़ोरी होती है, एक अजीब सी फैटिग और थकन का एहसास होता है, जैसे दिन गुजरता जाता है तो थकन बढ़ती जाती है अनयूजुअल, फिर ज़ख़म हो जाए तो आसानी से भरते नहीं है। तो ये बेसिक अलामतें हैं, और उसके अलावा बाकी जो भी अलामतें हैं वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से हैं, मतलब आंखों की बिनाई पर असर पड़ जाना, पाँव सुन हो जाना या पाँव जलना, चप्पल उतर जाता है पता नहीं चलता, तो ये बाकी या गुर्दे खराब हो जाना, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये लेट है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन बेसिक अलामत मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सिर्फ एक और बात, जैसे कि अभी नसीम साहब ने कहा वजूहात, जी क्या वजह है हमारे मुल्क में या दुनिया में डायबिटीज़ का इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है, और मौरूसियत इनहेरिटेंस जो है जेनेटिकली, इसमें क्या रोल प्ले करती है? देखिए ना, पाकिस्तान में दोनों चीज़ें कॉमन हैं। एक तो यानी मौरूसियत की बात हुई, तो जेनेटिकली पाकिस्तानी कौम को डायबिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तानी क्या हमारे गुनाह ज़्यादा है, हमने क्या गलती की है? रेशियल फैक्टर आता है। अच्छा। रेशियल पूरी रेस में ज़्यादा होता है, उसका एविडेंस ये है। लोड शेडिंग भी हमारी है, महंगाई भी है, और डायबिटीज़ भी बदकिस्मती से ज़्यादा है। उसका एविडेंस ये है कि पाकिस्तानी अगर इमिग्रेशन करके यूके में चले जाएं तो इन्वायरमेंट तो सेम हो गई, क्योंकि वो वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट जो भी है रहते हैं, मगर शुगर का तनासब वहाँ भी उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं इतने कि जहाँ भी जाएंगे दुनिया में उनको डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा है। ये हमारी यानी रेशियल मौरूसियत, इसको कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, जेनेटिक हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं एक आसान लफ्ज़ों में। नाज़रीन, बात हो रही है और क्या वजूहात होती हैं डायबिटीज़ की, और फिर कि डायबिटीज़ जो है उसमें हम क्या करें, अगर किसी को है तो वो क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होती हैं, किस तरह से हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। मज़ीद बातें करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।